नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी मीनिंग की, फिर हम देखेंगे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। इसके बाद में हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और फिर हम देखेंगे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस या ये कहें उसके रूल्स विद एग्जाम्पल। और दोस्तों, आज से ही हम अपनी वीडियो में लाए हैं कुछ चेंजेस। अपनी वीडियो के लास्ट में हम वीडियो के टॉपिक से जुड़े हुए पूछेंगे आप लोगों से कुछ सवाल, ताकि कि आप लोग ये देख सकें कि आपने वीडियो कितने अच्छे से देखी है और समझी है, और इसी के साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, ताकि कि आप भी जान सकें कि वो सवाल कैसे हैं, उनका जवाब कैसे देना है, और आपने वीडियो कितने अच्छे से देखी है इसका आपको पता लग सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग से। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ प्रॉमिस इज कंडीशनल एंड द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म ओनली ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। यानी कि दोस्तों, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है एक तरह का कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, जिसमें जो प्रॉमिस होता है, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंडीशनल होता है, जो डिपेंड करता है फ्यूचर में होने और ना होने वाली अनसर्टेन इवेंट पर। क्लियर करते हैं हम इसको एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है जो बी नामक एक व्यक्ति से कहता है कि अगर वो 10वीं क्लास में 50% नंबर लेकर आएगा तो वो उसको साइकिल दिलाएगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि वो 10वीं क्लास में 50% लाना है। अगर 50% नंबर नहीं आते तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। तो जहाँ पर कंडीशन रख दी जाए किसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की। तो दोस्तों, डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 तक कवर होता है। यानी कि जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविज़न है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 तक कवर होते हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 31 में बताई गई है। तो एक बार इसे हम पढ़ते हैं। A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। यानी कि दोस्तों, contingent contract जो है वो किसी कार्य को करने और ना करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि फ्यूचर में होने वाले किसी अनसर्टेन इवेंट पर बेस्ड होता है। जैसे कि हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट पे बेस्ड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसको हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं? तो दोस्तों, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं सारे, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जितने भी इंश्योरेंस हैं वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि किसी ए नामक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और कार का इंश्योरेंस कराया कि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 5 लाख रुपये देगी, और आगे चल के उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पे कंपनी लायबल है उसको 5 लाख रुपए देने के लिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर एक्सीडेंट होगा वो फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड था। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं थी पेमेंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमें सिर्फ एक चीज़ समझनी है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर की होने वाले किसी इवेंट पे बेस्ड होता है। अगर वो इवेंट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा, अगर वो इवेंट नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। तो इसमें हमें 3 एसेंशियल्स देखने हैं दोस्तों। पहला एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी कार्य को करने और ना करने के लिए होना चाहिए। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन इफ सम इवेंट डज और डज नॉट हैपन, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी इवेंट पे बेस्ड होना चाहिए जो कि उसके होने या ना होने पर डिपेंड करता हो। और तीसरे एसेंशियल की अगर हम बात करें, द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो इवेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट से कोलेटरल होना चाहिए, वो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेवेंट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। दोस्तों, अब आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इवेंट के होने पर ही इन्फोर्स किया जा सकता है? अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो क्या होगा?
मान लीजिए कि ए नामक और बी नामक व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए नामक व्यक्ति कहता है कि अगर बी नामक व्यक्ति की गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो मैं उसको 1,00,000 रुपये दूंगा। तो क्या जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो इस इवेंट के होने पर ही इन्फोर्स कराया जा सकता है, यानी कि वो जब एक्सीडेंट होगा तभी इन्फोर्स हो सकता है या फिर नहीं? तो दोस्तों इस पॉइंट को क्लियर करा है सेक्शन 32 ने, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। पढ़ते हैं इसे थोड़ा सा और डीपली। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इन एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज़ हैपन। इसकी अगर हम लास्ट लाइन पढ़ें, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज़ हैपन, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो तब तक इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता जब तक कि वो जो इवेंट है वो हैपन ना हो जाए, वो अपनी स्थान या वो इवेंट जो है ना हो जाए। यानी कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए वो उस इवेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक लाइन इसमें नीचे हम पढ़ेंगे, इफ़ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। यानी कि अगर कोई ऐसा इवेंट है जो होना था पर वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर बी नामक जो व्यक्ति है वो सी नामक महिला से शादी करेगा तो ए नामक व्यक्ति उसको 50,000 रुपये जो है पुरस्कार में देगा। अब ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट था क्योंकि बेस्ड है ये फ्यूचर के इवेंट पर, शादी होगी तो पैसे देगा। अब शादी से पहले जो सी नामक महिला थी उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट था वो इम्पॉसिबल हो गया, अगर महिला जीवित होती तो एक बार को शादी होने के चांस होते, पर क्योंकि महिला ही यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है, तो ये इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया। तो जहाँ पर इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए वहाँ पर जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। और अगर ऐसा इवेंट कहीं पर नहीं भी होता है किसी वजह से तो भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वो है वॉइड माना जाएगा। ये सेक्शन 32 जो इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है। अब आप लोगों के मन में फिर एक सवाल आ रहा होगा कि इसका मतलब अगर कोई इवेंट जो है वो नहीं होता है तो क्या कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता? इस पॉइंट को क्लियर करता है सेक्शन 33, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट नॉन हैपनिंग। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when that happening of that event becomes impossible and not before। यानी कि दोस्तों सीधे शब्दों में समझना है कि जैसे ही सेक्शन 32 ने कहा कि वो इवेंट होगा तो ही हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और उसकी जो लास्ट लाइन थी उसने क्लियर कर दिया कि अगर वो इम्पॉसिबल होगा तो वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा। इसी को आगे परसू किया गया है सेक्शन 33 में। ये सीधे कहा जाता है कि अगर वो इवेंट नहीं होता है किसी वजह से तो जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा डीप में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल हम आपको पहले ही बता चुके हैं शादी वाला, कि अगर वो नहीं हो सकता तो फिर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स नहीं करा सकते। अब एक चीज़ यहाँ पर छूट जाती है कि अगर दो लोगों के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस इवेंट को लेकर जो इवेंट ही इम्पॉसिबल है, तो क्या हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे और उसको इन्फोर्स करा सकते हैं? अब आप पूछेंगे जी इम्पॉसिबल इवेंट कैसे, तो हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए और बी नामक व्यक्ति के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसमें ए नामक व्यक्ति कहता है बी नामक व्यक्ति से कि अगर तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा, या ये कहें अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा। अब दोस्तों क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये चांद तारे तोड़ के लाना ये इम्पॉसिबल इवेंट है जो परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, तो ये वॉइड माना जाएगा। तो हमें एक चीज़ समझनी है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी इम्पॉसिबल इवेंट को लेकर किया जाता है वो वॉइड होगा, जो कि बताया गया सेक्शन 36 में। एग्रीमेंट्स कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if an impossible event happens are void whether the impossibility of that event is known or not to be parties to the agreement at the time when it is made। यानी कि दोस्तों इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसकी इम्पॉसिबिलिटी जो है पार्टीज़ को पता है या नहीं पता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट, पर अगर वो इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल है तो वो वॉइड होगा। तो ये तो थी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल्स, प्रोविजंस, एग्जाम्पल्स समझे।
इस वीडियो के नोट्स का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और देखना चाहेंगे कि आप लोगों ने इस वीडियो को कितने अच्छे से देखा। तो इस वीडियो का सवाल ये रहा दोस्तों, ए नामक और बी नामक व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए नामक बी नामक व्यक्ति से बोलता है कि अगर तुम्हारे 12th में 60% नंबर आए तो मैं तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करूँगा। अब क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है, कोविड-19 की सिचुएशन है, सारे के सारे एग्ज़ाम जो है वो लगभग कैंसिल हो चुके हैं या पोस्टपोन हो चुके हैं। अब इस केस में एग्ज़ाम नहीं होता, तो क्या बी नामक व्यक्ति जो है वो एलिजिबल है ए नामक व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, या क्या ए नामक व्यक्ति जो है वो एलिजिबल है इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए? क्या यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड है? ये आप हमें बताएंगे और साथ ही साथ हमें अपना आंसर एक्सप्लेन भी करेंगे कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके हिसाब से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।